seated, please. May I request everybody to be seated, please. All the presidential candidates to come and sign the attendance sheet. I request all the presidential candidates to come and sign the attendance sheet. This is the first call for the candidates to come and sign the attendance sheet. This is the first call for the candidates to come and sign the attendance sheet. Call for Fayaz Ahmad to come and sign the attendance sheet. To whom the question is addressed and not their own name. Questions addressed to the first speaker will be accepted only when the speaker finishes the speech and till the second speaker speaks, after which the questions addressed to the first speaker will not be accepted. The election committee is not responsible for any factual error in the text of question and reserves the right to reject any question. The speakers are requested to refrain from any personal slander in their speech. The students are requested not to distribute pamphlets at the venue of presidential debate. With this, I announce the beginning of the presidential debate. सबसे पहले मैं आज के इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में आप तमाम मौजूद साथियों का मोस्ट वेलकम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अजब रस्म है चारा गरों की महफिल में, अजब रस्म है चारा गरों की महफिल में लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। साथियों, मैं आज अपनी बात शुरू करूंगा आज से करीब 1.5 बरस इक़्तिदार में आई उस सरकार से, जिस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, जिस सरकार ने जन धन योजना की बात की थी, जिस सरकार ने अच्छे दिनों के सपने दिखलाए थे, जिस सरकार ने मेक इन इंडिया की बात की थी और जिस सरकार ने यहाँ की हिंदुस्तान को एक गुजरात के मॉडल पे बनाने की बात की थी। लेकिन साथियों, जब वो सरकार इक़्तिदार में आती है तो उस वक्त जितने भी फिरका परस्त लोग हैं उनका ज़हर उगलना शुरू हो जाते हैं। कहीं से आवाज आती है कि हिंदुस्तान को मुसलमानों को छोड़ के पाकिस्तान चला जाना चाहिए, कहीं से फैमिली प्लानिंग की बातें की जाती है, कहीं से ये आवाज दी जाती है कि यहाँ पे, कहीं से ये आवाज दी जाती है कि फैमिली प्लानिंग कीजिए और कहीं पे मुसलमानों की आबादी को रोकने के लिए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात की जाती है। लेकिन मैं आज के इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में इस मंच से उन लोगों को ये कह देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान बाई चांस से
कोई फायदा नहीं था। मोदी सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थी, लेकिन विपक्ष ने कड़े लफ्जों में उसकी निंदा की और मोदी सरकार को मजबूरन ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। लेकिन ये विपक्ष कमजोर विपक्ष नहीं है। इस विपक्ष ने वहां पे भी ऑर्डिनेंस में भी सरकार को मजबूर किया और सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम जिस एज से गुजर रहे हैं, जिस स्थिति से हमारा हिंदुस्तान गुजर रहा है, जो कभी महान भारत कहलाता था, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आज यही लोग जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं दीमक की तरह खा गए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज अगर मोदी सरकार को कोई टक्कर देने वाली है, देश को इस स्थिति से कोई तंजीम निकालने वाली है, तो वो सिर्फ NSUI है, वो कांग्रेस पार्टी है। मैं आज की बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए साथियों में आपको बताता चलूं कि हमारी मोदी सरकार ने पिछले साल जम्मू व कश्मीर रियासत एक सैलाबी तूफान से गुजरी, जिसमें करोड़ों के मालों का नुकसान हुआ, लोगों की जायदाद बह गई, हजारों लोग बेघर हुए। वहां की रीजनल पार्टी PDP ने बीजेपी के साथ ये सोचकर अलायंस किया कि हमें मरकज से खजाने खुल जाएंगे और बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन साथियों, एक साल सैलाब को गुजर गया, मोदी सरकार ने इक़्तिदार में आते ही 1000 करोड़ रुपए देने की बात की थी। आज तक सैलाब मुतासरीन वैसे ही है, एक पैसे की मदद उनकी नहीं की गई। इसी पे बस नहीं, मोदी जी मैं पूछना चाहता हूं, तुमने 56 इंच का सीना दिखलाया था, आज पाकिस्तान ने पिछले 1 सालों में कितनी वारदातें LOC पे कर रखी है। अगस्त के महीने में 50 से अधिक बार शिलिंग की गई, जिसमें हमारे 10 से 15 कीमती जानें ज़ाया हुई है। तुम्हारा वो 56 इंच का सीना कहीं सुपकर 5.6 इंच तो नहीं हो गया। मोदी जी, तुमने कहा था मैं हिंदुस्तान को गुजरात के मॉडल पे बनाऊंगा। मैं आज के इस मंच से पूछना चाहता हूं कि हार्दिक पटेल क्यों 5 लाख लोगों को लेकर सड़क पे उतरता है और ये चीज गुजरात तक महदूद नहीं रहेगी। मोदी जी, अगर आपकी सरकार ने यही रवैया अपनाया तो पूरे देश में एक कारवां उठेगा जो कश्मीर से कन्याकुमारी और बंगाल, गुजरात से बंगाल की खाड़ी तक आपको ललकारेगा और तब आपको उसे रोकने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। साथियों, अब आइए जरा मैं आपके सामने पोस्टमार्टम करता हूं अपने JNU के कैंपस की, JNU-SU का। साथियों, बर्बादे गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, बर्बादे गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 4 साल से आयशा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हमारी JNU-SU में आ रही है। ऊपर को और आने वाले न्यू कॉमर्स को हंगर स्ट्राइक का एनुअल फंक्शन करवा के लुभाया जाता है कि हमने वो हंगर स्ट्राइक की, हमने वो संघर्ष किया। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, एंड जस्टिफाइज द मीन्स, बताइए आपके संघर्ष का रिजल्ट क्या है। आपने जब भी यहाँ में इक़्तिदार में आना चाहा, आपने गंगा डाबा से लेकर चंद्रभागा तक मुर्दाबाद के नारे लगाए। इससे ज्यादा आपसे कुछ हो नहीं सकता। जब भी आप बाहर जाते हो, पुलिस से खाली लाठी चार्ज खाते हो, लेकिन पार्लियामेंट में अगर कोई मोदी सरकार को टक्कर देने वाला है, वो कलेक्ट स्टेटों में, असेंबलीज में अगर कोई टक्कर देता है तो वो कांग्रेस है, वो NSUI है। साथियों, मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारी आयशा की जो टोकनिज्म की पॉलिटिक्स होती है, जिसने और जो ये ललकार के कहते हैं कि हमने वहां माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन दी है, लिहाजा माइनॉरिटी का हक बनता है कि वो हमें वोट दे, जो यहां तक कहते हैं कि लास्ट ईयर जब एक माइनॉरिटी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए आता है तो उसके खिलाफ सिलेंडर पॉलिटिक्स चलाई जाती है, उसके खिलाफ यह आरोप लगाया जाता है कि उसने एक हिंदू से शादी कर रखी है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस सेकुलरिज्म की आप बात करते हैं, जिसको JNU-SU कैंपस आप बताना चाहते हैं कि JNU का कैंपस ऐसा है, तो मुझे बताइए आप ये सिलेंडर पॉलिटिक्स कब तक खेलोगे। जब आप कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो आप उसके पेरेंट्स को फोन करवाते हैं, आप उसके टीचर को बोलते हैं कि आपके बच्चे का मुस्तकबिल दांव पे लग चुका है, लिहाजा आपका बच्चा इलेक्शन लड़ रहा है और उससे आप इलेक्शन लड़ाने से कतराते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आयशा के गबारे से हवा निकल चुकी है, पूरे JNU में एक रिमर मच चुकी है। आज
रिजल्ट को आपके सामने रिजल्ट होगा। हमारे नौजवान, हमारी यहाँ की युवा पीढ़ी सोच चुकी है कि अब ये टोकनिज्म की पॉलिटिक्स, सिलेंडर पॉलिटिक्स, हुआकार की पॉलिटिक्स, शोर शराबा की पॉलिटिक्स और मुर्दाबाद की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, ये कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग की पॉलिटिक्स चलेगी। यहाँ पे पॉजिटिव एजेंडा के साथ आपको आना होगा। और साथियों, आगे बढ़ता हूँ, मेरा वक्त करीब आता जा रहा है। हमारे कुछ एबीवीपी के साथी आगे बड़े बड़े वादे लेकर कि हम ये हॉस्टल बनाएंगे, हम वो हॉस्टल बनाएंगे। अरे साथियों, अगर तुम में ताकत थी, तुमने लैंड एक्वाइजेशन बिल लाया था, तुमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट लाया था, उसको आप क्यों नहीं लागू कर पाए? आज अब कह रहे हो हम जेएनयू में ये करवाएंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मुकर जाओ जवां होकर। जेएनयू के एक छात्र छात्राओं वो आपसे पाई पाई का ऐसा वालों हिसाब मांगते हैं। ऐसा वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी पार्टी थी डीएसएफ, अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एबीवीपी वाले फोर्सेस ना आए, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा सो जेएनयू को छुटकारा दिलाएं, तो मुझे बताइए आपने ग्रैंड अलायंस डीएसएफ के साथ क्यों नहीं किया? कुर्सी के चक्कर में पड़ के आपने अपना कैंडिडेट उतारा और डीएसएफ ने अपना कैंडिडेट उतारा। लिहाजा मैं सारे छात्र छात्राओं से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब वक्त आ चुका है बदलाव का, अब वक्त आ चुका है जागने का और 4 साल से इक़्तिदार में रही इस यूनियन को टक्कर देने का, इसको दंदान शिकन जवाब देने का। साथियों, आप लोगों का मैंने जितना वक्त लिया, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कल परसों 11 तारीख को आइए और एक ऐसी यूनियन को वोट दीजिए। कैंडिडेट प्लीज वाइंड अप योर स्पीच। डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में डिबेट और डिस्कस कर पा रहे हैं। मैं नमन करना चाहूंगा कारगिल युद्ध के उस महान हीरो के कैप्टन विक्रम बत्रा का, जिनकी आज जन्म दिवस है। Hailing from having been brought up in Pondicherry and Tamil Nadu, I would also like to pay my tributes, my obedience to Mahakavi Subramaniam Bharati, who lived his whole life for the unity and integrity of India. I would also like to pay tributes to Rani Ma Gaidinliu, a revolutionary, a leader from freedom fighter from Nagaland and a social activist whose birth anniversary is being celebrated this year. Friends, मैं नमन करना चाहूंगा अपने बातों को शुरू करने पहले महात्मा अय्यंकरी और महात्मा नारायण गुरु को, जो कि महान केरला के सोशल रिफॉर्मर थे और एजुकेशन में बहुत काम किए, और उनके काम का परिणाम आज ये कम्युनिस्ट केरला के चुनाव में क्रेडिट ले रहे हैं। साथियों, ये चुनाव एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, एक ऐसे ये इलेक्शन एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हो रही है जब कश्मीर से लेकर केरल तक, जब गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक पूरी देश की जनता राष्ट्रवादी ताकतों पर भरोसा करती जा रही है। आज यहाँ के वामपंथी, यहाँ के नक्सलाइट बोलते हैं कि नया सूरज उगेगा, नया सवेरा होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नया सूरज उग चुका है और उस सूरज का रंग भगवा है। साथियों, यहाँ पर
ये इलेक्शन एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, एक ऐसे स्थिति में हो रहा है जब अफगानिस्तान से लेकर लिबिया तक, पीओके से लेकर के सीरिया तक यज़दी शियाओं कुर्दों पर कत्लेआम हो रहे हैं। ये इलेक्शन एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है जब चीन से लेकर के अमेरिका तक यहाँ पर आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है दुनिया। ऐसे परिस्थिति में आज भारत का इंटरनेशनल सिनेरियो में इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है और जेएनयू की जनता को आज तय करना है कि आने वाले समय में वो किस दिशा में कौन सी राजनीति को लेना चाहते हैं। मेरे साथियों, मित्रों, आप लोग ने इस कैंपस में एक नारा दिया था बेखौफ आजादी का। मैं बेखौफ आजादी वाले नारे वाले से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं कोई आवाज उठती है इस कैंपस में जब पाकिस्तान में रिंकल कुमारी जैसे अल्पसंख्यक हिंदू महिला के साथ धर्म परिवर्तन होता है? क्यों नहीं उठती है कोई आवाज जब बंगाल में 14 वर्ष की दलित महिला बालिका टुकटुकी मंडल से के साथ वही किया जाता है? क्यों नहीं उठती है कोई आवाज आपकी तरफ से जब कश्मीर में 7 लाख हिंदुओं को भगा दिया जाता है? क्यों नहीं उठती है कोई आवाज इस जेएनयू कैंपस से जब तिब्बत में महिलाओं के साथ रेप होता है? क्यों नहीं उठती है कोई आवाज इस कैंपस से जब नक्सलाइट कैंप में शोषण होता है, महिलाओं को कंफर्ट वुमन की तरह यूज किया जाता है? मैं सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, क्यों नहीं उठती है कोई आवाज जब इसी कैंपस में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 54% महिलाएं बोलती है कि उनके साथ शोषण होता है, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है? मैं पूछना चाहूंगा, क्यों नहीं उठती है कोई आवाज हमारे पक्ष में जब हमारे इस कैंपस में शक्ति रूपा मां दुर्गा को अपमान किया जाता है, उनको प्रोस्टिट्यूट बोला जाता है? साथियों, हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझने की भूल मत करिएगा। ये आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि भारत अगर आज एक सेकुलर स्टेट है तो इट इज नॉट बिकॉज द माइनॉरिटीज डिमांड इट, बट इट इज बिकॉज द मेजॉरिटीज वांट इट। India is a secular state not because the constitution of India directs it to be secular. India is a secular state because the majority in India chose to frame the secular constitution. My dear friends, ये सेक्युलरिज्म जो है भारत के डीएनए में है, यहाँ की संस्कृति में है, यहाँ की सभ्यता में है, जो हजारों सालों से चलती आ रही है। और इन्हीं कारणों से आज मैं गौरव कुमार झा पूरी गर्व के साथ ये बात बोलता हूँ कि हाँ, मैं एक प्राउड हिंदू हूँ और इसी कारण से मैं ये भी बोलता हूँ कि आप सभी लोगों के देश में अधिकार है कि बोल सके कि मैं प्राउड मुसलमान हूँ या मैं प्राउड क्रिश्चियन हूँ या फिर मैं प्राउड एथिस्ट हूँ। ये है आपकी सेक्युलरिज्म, ना ही कि किसी एक मजहब को गाली बकना, किसी एक को अपीजमेंट करना, वो सेक्युलरिज्म नहीं है साथियों। मेरा जो सेक्युलरिज्म है, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का सेक्युलरिज्म है, वो हमें सिखाता है एकांत विग्रह बहुधाम वदंती, ट्रूथ इज वन तेजस कॉल्ड बाय मेनी नेम्स। हमारा जो सेक्युलरिज्म है हमें सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, द होल यूनिवर्स इज वन फैमिली। साथियों, हमारा सेक्युलरिज्म हमें सिखाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हैप्पीनेस ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। इसीलिए साथियों, आज जरूरत है कि इस देश में जब सेक्युलर देश की बात करते हैं तो एक कानून हो, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना हो। आज जरूरत है कि आज हम डिबेट करें जेएनयू कैंपस में ट्रिपल तलाक पर, जिसको 90% मुस्लिम महिलाएं आज उसका विरोध कर रही हैं। साथियों, इसे कहते हैं सेक्युलरिज्म। साथियों, यही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सेक्युलरिज्म। अखिल विद्यार्थी एबीवीपी कोई आइसा वाइसा नहीं है, एबीवीपी कोई आइसा वाइसा नहीं है। एबीवीपी एक सारे देश में हर जनता की, गरीब जनता, एक दबे कुचले, एक दलित, एक किसानों की आवाज है एबीवीपी। ये एक ललकार है, जहाँ देश द्रोही के लिए ललकार है एबीवीपी, हर गरीबों की पुकार है एबीवीपी और छात्र हित में सदैव तैयार है एबीवीपी। साथियों, आज मित्रों, आज हम लोग बातें करते हैं जेएनयू के बारे में। जेएनयू एक ऐसा जेएनयू है जिसे आप अचीवमेंट के नाम पे कुछ नहीं सिवाय फेलियर के हैं। ये बात हमसे पूछते हैं हॉस्टल कब मिलेगा, तो बोलते हैं हम लड़ेंगे साथी, हम संघर्ष करेंगे साथी। और दूसरा बहाना बोलते हैं फंड कट का और WTO का। दोस्तों, कोई फंड कट नहीं है। जब ओबीसी रिजर्वेशन 2007 में आती है तो 384 करोड़ रुपए जो आए थे वो फंड डाइवर्ट कर दिए जाते हैं नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए। उस टाइम आईसा और डीएसएफ लेड जेएनयू जो थी चुप्पी साधती है। क्यों करते हैं आप ऐसा? जब पिछले साल 90 करोड़ रुपया जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन रिटर्न कर देती है, अनयूटिलाइज कर देती है, तो आप क्या करते हैं? जब 40 करोड़ रुपए अखिल भारतीय एबीवीपी नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री से लाती है एक नॉर्थ ईस्ट हॉस्टल बनाने के लिए, वो आज उस पैसे का आप एक बालू, एक गिट्टी तक नहीं ला पाए हैं।
ये है आपकी सफलता, जीरो अचीवमेंट वाले आई कॉलेज यूनिवर्सिटी। हम आपको पूछना चाहते हैं, कहाँ गया आपका प्लेसमेंट सेल, कहाँ कितनी किताबें आपने JNU प्रेस से छाप लिए। हॉस्टल की जब हम लोग कि आधा बच्चों को तो हॉस्टल मिलते नहीं है, लेकिन जिन किसी को मिल जाता है उनके बाथरूम में पानी तक नहीं आती है। दोस्तों, संघर्ष ऐसे नहीं होता, स्ट्रगल ऐसे नहीं होता। इस कैंपस में स्ट्रगल हम भी करना चाहते हैं, हम ही करना चाहते हैं। जब ABVP जब भी यूनियन में आती है, एक बदलाव लाती है। जब हम यूनियन में थे तो इस कैंपस में माही मानवी से लेकर के हम चंद्रभागा तक के हॉस्टल स्थापित करते हैं। ये है संघर्ष। जब हम इस कैंपस में थे तो हमारे संघर्षों से SBI का ब्रांच खुल जाता है, हमारे ही संघर्षों से यहाँ पे रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खुलता है, हमारे ही संघर्षों से यहाँ पर पोस्ट ऑफिस खुलते हैं, हमारे ही संघर्षों से यहाँ पे ATM खुलते हैं। ये है संघर्ष करने का तरीका। आपके तरीके से संघर्ष नहीं होती है। आज इस कैंपस में जब हम लोग एक ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं जब स्टूडेंट का समस्या है, हम आपको आश्वासन देते हैं, ABVP वादा करती है कि आपको हॉस्टल दिलाएगी। हम इस कैंपस में वादा करते हैं कि प्लेसमेंट का मसला सॉल्व करके रहेंगे। हम वादा करते हैं इस कैंपस में स्टूडेंट से कि हम आपकी सारी समस्याओं पे खड़े उतरेंगे। आज जब आप वोट करने जाइएगा, जब हम कैंपस में घुसते हैं दोस्तों, तो ये सड़कें जो यहाँ पे हमें स्वागत करती है, सड़कों में टूटे फूटे सड़कें में गड्ढे हैं। ये गड्ढे नहीं है दोस्तों, ये कब्र है, जो कम्युनिस्ट कब्र है, जो खुद चुके हैं JNU की धरती में। दोस्तों, जब आप लोग सितंबर 11 को वोट करने जाइएगा तो जब आप अखिल भारतीय विद्यार्थी ABVP को एक वोट देंगे तो वो वोट नहीं, वो इन कम्युनिस्टों की कब्र में एक एक ताबूत में कील होंगे। दोस्तों, आज आपको अब चुनने का समय आ चुका है कि आप इस देश में, इस कैंपस में किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। आपके पास एक रास्ता है प्रोग्रेस का, दूसरा प्रोटेस्ट का। एक रास्ता आपको ले जाता है सोल्यूशन की तरफ, तो दूसरा स्ट्रगल की तरफ। एक रास्ता आपको ले जाता है रिजल्ट की तरफ, तो दूसरा रिवॉर्ड की तरफ। एक रास्ता आपको अचीवमेंट दिलाता है, तो दूसरा आपको बस फेक अश्योरेंसेस देता है, हम लड़ेंगे साथी, हम संघर्ष कर रहे हैं साथी। ये है फेक। साथियों, अब आपको सुनने का, समझने का समय आ चुका है कि आपको क्या करना है। आपको राजनीति विकास की करनी है या आपको राजनीति विरोध की करनी है, आप चुन लीजिए। ABVP इस कैंपस में एक नारे के साथ इस बार चुनाव लड़ रही है, बदला नहीं बदलाव। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं लीड द चेंज के नारे के साथ। हम लोग आपसे कहते हैं कि आप लोग अगर अपने इस कैंपस को भविष्य बनाना चाहते, सुंदर को, JNU को एक सुंदर दिशा देना चाहते, इस देश में सुंदर दिशा देना चाहते हैं, तो आपको इनका नारा, इनका साथ छोड़ करके हर एक इंडिविजुअल को ABVP को वोट करना पड़ेगा। ये आपकी पुकार है, इस कैंपस की आज नीड है। साथियों, इन्हीं सारी बातों के साथ मैं फिर से आप सबको अनुरोध करता हूँ कि आने वाले अपने वोट को बर्बाद मत करिएगा, बल्कि इस कैंपस से वोट करिएगा। हम अपने जाने को इस बारे में मजबूत करना चाहता हूँ। गौरव कुमार झा प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, देवेंद्र केंद्र जनता के लिए और गौरव कुमार शर्मा।